देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एक और डरावनी भूतिया कहानी की ओर। दोस्तों, उस रात मैंने जब अपनी आखिरी सवारी को स्टेशन छोड़ा तो तब तक मेरी अच्छी खासी कमाई हो चुकी थी और अब मेरा अगला पड़ाव मेरा घर था। अभी मैंने गाड़ी स्टार्ट ही की थी कि तभी मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आया और जैसे मैंने कॉल उठाया तो सामने से किसी ने मेरा नाम लेते हुए कहा कि आप टैक्सी वाले हरि भाई बात कर रहे हैं। उस आदमी के ये पूछते ही मैंने कहा, हाँ आप कौन और आपको मेरा नंबर किसने दिया। मेरे ये सवाल करते ही उस आदमी ने कहा कि मुझे आपका नंबर सर्वोत्तम भाई ने दिया है। सर्वोत्तम का नाम सुनते ही मैंने कहा, अच्छा तो बताइए आपने कैसे कॉल किया। मेरे ये पूछते ही उस आदमी ने बोला कि मेरे छोटे भाई की तबीयत बहुत ख़राब है और मुझे जल्दी भाई को लेकर न्यू लाइफ हॉस्पिटल पहुंचना है। उस आदमी के ये कहते ही कि उसे न्यू लाइफ हॉस्पिटल पहुंचना है तो मैंने उस आदमी को सुझाव देते बोला, न्यू लाइफ हॉस्पिटल करीबन 300 किलोमीटर दूर है, तो ऐसे में पेशेंट को टैक्सी की बजाय एम्बुलेंस से ले जाना बेहतर होगा। मेरा सुझाव सुनने के बाद वो आदमी बोला कि मैं ये जानता हूँ पर अभी मुझे कोई एम्बुलेंस मिल ही नहीं रही। आपको मेरे भाई की जान की कसम कि आप मना मत करिए। उस आदमी की बात सुनकर मैं थोड़ा इमोशनल हो गया क्योंकि आखिरकार किसी की जान का सवाल था। लिहाजा मैंने उससे उसका पिकअप एड्रेस पूछा और फौरन ही उस एड्रेस के लिए मैं रवाना हो गया। अभी मैं उसके दिए हुए एड्रेस की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी उस आदमी का कॉल आया। मेरे कॉल उठाते ही उस आदमी ने बोला कि भैया मैं डाक बस स्टॉप पर पहुंच गया हूं और आप गलती से गली में मत चले जाना। उसके ये कहते ही मैंने जवाब देते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं बस कुछ ही देर में पहुंचने वाला हूं। ये बोलकर मैंने भी कॉल रख दिया और टैक्सी की थोड़ी और स्पीड बढ़ा दी। फिर जब मैं डाक बस स्टॉप पर पहुंचा तो मैंने देखा कि एक आदमी किसी को अपनी गोद में लिए बैठा है। चूंकि वो सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ था तो ऐसे में उसका चेहरा नहीं देख पाया। खैर मैंने फौरन ही उसके पास टैक्सी रोकी और जैसे उसकी मदद के लिए टैक्सी से उतरा तो वैसे ही मेरी नज़र उस आदमी पर पड़ी। उसे देखते मैं एकदम से बोल पड़ा, अरे किशोर तू। मेरे यूं उसका नाम लेने पर उस आदमी ने मुझे गौर से देखा और फिर बोला, आपको मेरा नाम कैसे मालूम। उस आदमी के ये पूछते ही मैं समझ गया कि उसने मुझे पहचाना नहीं। दरअसल वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरा स्कूल मेट था, पर स्कूल के दौरान भी हम दोनों के बीच कुछ खास बातचीत नहीं होती थी। चूंकि किशोर पढ़ाई में बहुत अच्छा था तो अक्सर इसकी तारीफ होती थी, जिस वजह से ये मुझे आज भी याद है। पर इसके उलट मैं एक एवरेज बच्चा था जिसकी कभी कोई स्कूल में चर्चा ही नहीं हुई, इसलिए मैं हमेशा गुमनामी के अंधेरे में ही खोया रहा और यही वजह है कि किशोर ने मुझे पहचाना नहीं। चूंकि किशोर ने मुझे पहचाना नहीं तो मैंने ये बोलकर बात बदल दी, अच्छा मुझे आप माफ़ कर दीजिए, दरअसल मुझे गलतफहमी हो गई है क्योंकि आपकी शक्ल मेरे क्लासमेट किशोर से काफ़ी मिलती जुलती है, इसलिए मैंने आपको किशोर कह दिया। मेरी ये कहते उस आदमी ने मुझसे बोला, अच्छा कोई बात नहीं, वैसे मेरा नाम भी किशोर ही है। वो सवारी अपना नाम बताने के बाद वो चादर में लिपटे हुए अपने भाई को लिए उठा और टैक्सी में बैठ गया, जिसके बाद मैं भी टैक्सी में बैठा और टैक्सी स्टार्ट की। अभी मैं टैक्सी को न्यू लाइफ हॉस्पिटल वाले हाईवे की ओर ले जा ही रहा था कि तभी उस पैसेंजर ने बोला, अरे भाई हाईवे से नहीं सर्विस रोड से चलो। उसके ये कहते मैं चौंकते बोला, अरे सर्विस रोड से? अरे सर्विस रोड से तो अस्पताल पहुंचने में काफ़ी समय लग जाएगा। मेरे इतना कहते उसने सख्त लहजे में कहा, जैसा कहा है वैसा करो। खैर उस वक्त मुझे उस पर गुस्सा तो बहुत आया, पर मैंने ये सोचकर चुपचाप से टैक्सी सर्विस रोड पर ले ली कि वो काफ़ी परेशान है और ऐसे में चिड़चिड़ापन आम बात है। अभी मैंने टैक्सी सर्विस रोड पर ली ही थी कि तभी उस पैसेंजर का भाई, जिसे वो अपनी गोद में लिए बैठा था, अपने हाथ पैर जोर जोर से फेंकने लगा। शायद उसे कोई दौड़ा पड़ गया था। इससे पहले मैं उस आदमी यानी कि किशोर से कुछ पूछता कि वो फौरन ही अपने भाई के कान में कुछ अजीब से शब्द बोलने लगा और उसके कुछ शब्द बोलने के बाद उसका भाई नॉर्मल हो गया। ये देखकर मैं चौंक गया। अभी मेरा एक ध्यान सड़क पर था तो वहीं मेरा दूसरा ध्यान किशोर और उसके बीमार भाई पर था। फिर इसी बीच जब टैक्सी एक चौराहे पर पहुंची तो किशोर ने मुझे टैक्सी रोकने को बोला। मुझे लगा कि शायद उसे टॉयलेट करनी होगी, इसलिए मैंने टैक्सी रोड के साइड में लगा दी। मेरी टैक्सी रोकते ही
किशोर टैक्सी से नीचे उतरा पर अपने भाई के साथ, और फिर वो उस चौराहे के बीचों बीच बैठकर रोने लगा। अब किशोर को ऐसा करता देख मैं दंग रह गया। किशोर इस कदर चीख मारकर रो रहा था कि उसकी चीखों के डर से मेरे बदन के रोंगटे तक खड़े हो गए थे। ऊपर से चारों तरफ फैला काला अंधेरा और भी दिल दहला रहा था। कर उस वक्त मेरी जरा सी भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं किशोर से जाके पूछ लूं कि वो चौराहे पर अपने भाई को गोद में लिए बैठकर आखिर रो क्यों रहा है। फिर करीबन 10 मिनट के बाद किशोर चुप हुआ और वापस से टैक्सी में आकर बैठा और मुझे वहां से चलने को बोला। उसके कहते ही मैंने टैक्सी उस चौराहे से आगे बढ़ा ली, पर अब तक मैं काफ़ी डर चुका था और मुझे ये भी लगने लगा था कि मेरे स्कूल वाला किशोर तो हरगिज नहीं है। अब मुझे कैसे भी करके उस पैसेंजर से छुटकारा पाना था। अभी मैं मन ही मन ये सोच ही रहा था कि ऐसा क्या करूं कि सवारी से पीछा छूट जाए कि तभी टैक्सी एक और चौराहे पर पहुंची और ठीक पिछली बार की तरह फिर से किशोर ने मुझे टैक्सी रोकने को बोला। उसके कहते ही मैं समझ गया कि ये फिर से चौराहे पर बैठकर रोएगा और फिर जैसे वो रोना चालू करेगा तो मैं टैक्सी लेकर निकल जाऊंगा। अभी मैंने मन ही मन में ये प्लान बनाया ही था, पर जब मैंने टैक्सी रोकी तो किशोर तो टैक्सी से नीचे उतरा, पर अपने बीमार भाई के बिना किशोर पिछली बार की तरह फिर से चौराहे के बीचों बीच जाकर बैठ गया और रोने लगा। पर अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। एक मन तो हुआ कि उसके बीमार भाई को टैक्सी से उतारकर नीचे रख देता हूँ और फिर मैं निकल जाता हूँ, पर पता नहीं क्यों मेरी हिम्मत ही नहीं हुई उसके बीमार भाई को हाथ लगाने की। कर उस डर और खौफ के साए में मैं किसी तरह अपने आप को संभाले रहा, और जब किशोर वापस टैक्सी में आकर बैठा तो उसने मुझसे कहा, सामने जो वो औरत नज़र आ रही है ना, उसके पीछे टैक्सी ले लो। उसके ये कहते ही जब मैंने सामने सड़क की तरफ देखा तो मुझे एक भयानक औरत दिखी जो घुटनों के बल चल रही थी। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके 4 पाँव हों। उस औरत की चाल ठीक 8 महीने के बच्चे जैसी थी। ऊपर से उसके बाल इतने बड़े थे कि वो सड़क के काफ़ी दूर तक जा रहे थे। अब उस भयानक बला पर नज़र पड़ते ही मेरी सांसें उखड़ने लगी। एक तो पहले से ये मेरे गले की आफत बने हुए थे और अब ऊपर से ये 4 पैरों वाली बला और गले पड़ गई। कर उस वक्त तो मेरे बस में कुछ भी नहीं था सिवाय टैक्सी के स्टीयरिंग व्हील के। लिहाजन मैंने चुपचाप टैक्सी उस 4 पैरों वाली औरत के पीछे लेकर जाने लगा। फिर कुछ देर के बाद एक तीसरा चौराहा आया। टैक्सी के चौराहे पर पहुंचते ही किशोर ने टैक्सी रोकने को बोला और अपने भाई को गोद में लिए वो टैक्सी से फिर से नीचे उतरा, और जैसे वो उस चौराहे पर अपने भाई को गोद में लिए बैठा तो वैसे उस 4 पैरों वाली औरत ने किशोर का गला दबोच लिया, जिसे देखते मैं एकदम से चीख पड़ा। और फिर पता नहीं मेरे अंदर कौन सी शक्ति आ गई कि मैंने उसी वक्त फुल स्पीड में टैक्सी वहां से भगाई और सर्विस रोड से टैक्सी को निकालते हुए वापस से हाईवे पर ले आया। काफ़ी दूर निकल आने के बाद भी मेरा डर कम नहीं हुआ, और फिर जब मेरी नज़र उस बोर्ड पर पड़ी जिस पर लिखा था दारूद स्टेशन 10 किलोमीटर दूर, तो मैंने टैक्सी को स्टेशन की तरफ मोड़ लिया, क्योंकि मुझे ऐसी जगह रुकना था जहां भीड़ भाड़ हो, और भीड़ भाड़ के लिहाज से स्टेशन सबसे अच्छा होता है। दोस्तों, वो रात मैंने दारूद स्टेशन पर ही बिताई और फिर सुबह मैं घर पर गया, पर अगले कुछ दिनों तक मैं काम पर न जा पाया। इसी बीच मैंने अपने एक स्कूल के दोस्त से किशोर के बारे में बात की तो उसने बताया कि किशोर तो डॉक्टर बन गया था और सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर उसकी शादी हुई, जिसके बाद उसके घर में हर महीने कोई ना कोई मरने लगा। फिर जब आखिरी में किशोर की माँ मरी तो वो पागल सा हो गया, जिसके बाद उसकी बीवी उसे लेकर कहीं पर चली गई, जिसके बाद किशोर को किसी ने दोबारा नहीं देखा। किशोर के रिश्तेदारों का कहना है कि उसकी बीवी अरुणा किसी तरह के तंत्र विद्या की साधक थी। उसने अपनी साधना पूरी करने के लिए किशोर के परिवार को मार डाला। दोस्तों, ये सब जानने के बाद मुझे यकीन हो गया कि वो सच में किशोर ही था, पर बड़ा सवाल ये था कि अगर उसका पूरा परिवार पहले ही खत्म हो चुका है तो वो कौन था जिसे वो लेकर घूम रहा था, और वो चौराहे पर बैठकर रोता क्यों है, और वो 4 पैरों वाली औरत कौन थी। ये सवाल आज भी मेरे जहन में घूमते रहते हैं। साथ ही इस बात का भी डर लगा रहता है कि कहीं फिर से मेरी मुलाकात किशोर से ना हो जाए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो में एक और नई भूतिया कहानी की ओर। दोस्तों, रत्नागढ़ कस्बे के सुनसान बस स्टैंड पर आधी रात को मेरी नज़र एक फटे खंभे के पास बैठे भिखारी पर पड़ी।
जिसे कुछ ही देर पहले एक आदमी ने उसे पैसे दिए थे। और जैसे ही वो आदमी मुड़ा कि तभी उसकी गर्दन अपने आप ही नीचे झुक गई, जिस वजह से वो आदमी वहीं पर छटपटाने लगा। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी अदृश्य हाथ ने उसकी गर्दन पकड़ ली हो। और तभी एक भयानक आवाज ने मेरी रूह कपकपा दी। उस दृश्य और उस आवाज ने मेरी सांस रोक दी। और फिर एक दिन मैंने भी वही भूल कर दी जो उस आदमी ने की थी। फिर उस रात जो हुआ उसकी याददाश्त आज भी मेरे जहन में है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मयंक है और मैं हरदोई के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। आज जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो मेरी जिंदगी का खौफनाक पल ही नहीं था, बल्कि आज भी मेरे जहन में बसा एक जीता जागता किस्सा है जो कि मेरी रूह के साथ हर दिन हर पल रहता है। जी हाँ दोस्तों, ये घटना तब की है जब मैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को एक रात स्क्रॉल कर रहा था। मेरे पास कोई काम धंधा तो था नहीं, इसलिए मैं अपना ज़्यादातर समय फ़ोन देखकर ही बिताता। और ऐसे ही जब मैं फ़ोन देख रहा था कि तभी मेरे फ़ोन पर एक SMS फ्लैश हुआ जिसमें लिखा हुआ था रत्नागढ़ शुगर मिल, जिसमें मेरे द्वारा दिए गए बायोडाटा का ब्यौरा के साथ साथ ड्यूटी ज्वाइनिंग का भी ब्यौरा लिखा हुआ था। अब ये देखते ही मेरा आधा कष्ट ऐसे ही दूर हो गया। काम धंधा ना होने की वजह से मेरे चेहरे पर छाई उदासी अब चमक में बदल गई। उस रात मुझे इतनी खुशी महसूस हुई कि रात भर अपनी नौकरी के बारे में ही सोचता रहा। और वो रात ऐसे ही करवटें बदलते हुए बीत गई। घर वालों ने जब ये मेरी खबर सुनी तो वो तुरंत ही मुझे रत्नागढ़ भेजने को तैयार हो गए। और मैं भी शाम की ट्रेन से रत्नागढ़ के लिए रवाना हो गया। जब मैं रत्नागढ़ पहुंचा तो सुबह के 7 बज गए थे। और फिर जैसे मैंने स्टेशन के बाहर कदम रखा कि तभी एक काली बिल्ली मेरे आगे से निकल गई। मैं इन सब बातों को तो मानता नहीं था, लेकिन जब मैं रिक्शा में बैठा तो आसमान में लदे बादलों ने गरजना शुरू कर दिया। और फिर जैसे रिक्शा कुछ दूर पहुंचा कि तभी रिक्शा का टायर ब्लास्ट हो गया, जिस वजह से रिक्शे वाले ने आगे जाने से मना कर दिया। खैर मैं कुछ दूर पैदल चलता ही रहा कि तभी बारिश ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। और फिर तभी मेरी नज़र वहीं सड़क के किनारे बने एक बस स्टैंड पर पड़ी, तो मैं जल्दी से भागकर वहीं चला गया। अभी मैं वहीं पर खड़ा बारिश थमने का इंतजार ही कर रहा था कि तभी मेरी नज़र सामने एक खंभे पर पड़ी, जिसकी आड़ में एक बुजुर्ग आदमी अपना सिर छुपाए हुए बैठा था। वो आदमी मुझे एकटक देखे जा रहा था, तो मुझे लगा कि शायद वो मुझसे कुछ कहना चाहता है। लेकिन जैसे ही बारिश थोड़ी धीमी हुई कि मैं दौड़ते उस आदमी के पास गया और पूछा, अरे बाबा, आप भीग क्यों रहे हैं? लेकिन उस आदमी ने मुझसे कुछ कहा नहीं। इससे पहले मैं दोबारा कुछ बोलता कि मेरी जुबान मेरे मुंह में अटक गई और मुझे एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, जिस वजह से मैं तुरंत ही वहां से स्टैंड पर आकर खड़ा हो गया। ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ था, लेकिन वो आदमी अभी भी मुझे एकटक घूरे जा रहा था। कर इस बात पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और फिर जैसे बारिश कम हुई कि मैं रिक्शा पकड़कर सीधा मिल पहुंचा, जहां पर मेरी मुलाकात मैनेजर से हुई। साथ ही उसने मुझे मेरे काम और तनख्वाह के बारे में बता दिया। कर उस दिन तो मैंने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की, क्योंकि मुझे सबसे पहले अपने रहने के लिए एक कमरा लेना था, जिस वजह से मैं रत्नागढ़ की गलियों में भटकने लगा। और काफ़ी मशक्क़त करने के बाद मुझे आखिर में एक कमरा मिल ही गया, जिसमें मैंने अपने खाने पीने और सोने का सारा सामान भरा। और फिर अगले दिन से मैंने अपनी ड्यूटी ज्वाइन की। वो मिल रत्नागढ़ से कम 18 किलोमीटर दूर थी, जिस वजह से मुझे आते वक्त रात के 10:15 या उससे ज़्यादा वक्त हो जाता। खैर मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं थी। मेरा काम एक मशीन ऑपरेटर का था, इसलिए सब कुछ ठीक था। लेकिन एक रात जब मैं रत्नागढ़ बस स्टैंड पर उतरा तो उस वक्त मैं थोड़ा लेट हो गया था। यहीं कोई 11:15 बजे का वक्त था। बस स्टैंड के आसपास का एरिया पूरी तरह से सुनसान था। बस उस वक्त वहां पर कुछ कुत्ते और बस से उतरते 2-4 ही आदमी दिखाई पड़ रहे थे। और जब बस और वो सवारियां भी वहां से चली गईं तो सन्नाटा फिर से छा गया। मैं अभी स्टैंड से थोड़ा सा आगे बढ़ा था कि तभी मुझे एक कराहती हुई आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनते ही मैं एक पल के लिए रुक गया। और जब मैंने अपनी निगाहें उस आवाज़ की तरफ की तो मैंने पाई कि एक बूढ़ा आदमी टूटे हुए खंभे के पास बैठा हुआ करा रहा है। उस आदमी को देखते ही मैं उसे एकटक देखने लगा, पर उस आदमी का सर नीचे की तरफ झुका हुआ था, जिस वजह से मैं उसका चेहरा साफ तरह से देख नहीं पाया।
और इसी वजह से मैं उस आदमी की तरफ बढ़ने लगा, ये देखने के लिए कि आखिर ये आदमी है कौन। और जब मैंने पास जाकर बोला, अरे कौन है आप, और जब उसने अपना सर ऊपर किया तो मैंने देखा कि ये तो वही बूढ़ा आदमी है जो उस रोज़ मुझे मिला था। उस आदमी ने मुझसे कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मैंने ही उसे अपनी जेब से कुछ पैसे दे दिए और पैसे देकर मैं वहाँ से आगे बढ़ने लगा। अभी मैं आगे बढ़ा ही था कि मुझे देखकर वहाँ पर भटकते कुत्ते एकदम से भौंकने लगे। उन कुत्तों को ऐसे भौंकते हुए देखकर मैं डर गया और वहाँ से दबे पांव अपने घर के लिए निकल गया। अगर मैं कुछ देर और रुकता तो वो कुत्ते ना जाने मेरे साथ क्या करते। और घर आते ही मैंने खाना पीना किया और मैं अपने बिस्तर पर लाइट बंद करके सो गया। अभी मेरी आंखें लगी थी कि तभी ना जाने कुछ कुत्ते मुझे घेर कर खड़े हो गए और वही बूढ़ा आदमी जो मुझे रास्ते में मिला था वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था और वो कुत्ते मुझे घेर कर घुर्रा रहे थे। लेकिन अब वो बूढ़ा आदमी मेरी ओर बढ़ने लगा। उस आदमी को अपनी तरफ आता देख मुझे लगा कि शायद ये आदमी मुझे इन कुत्तों से बचाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा ही मेरी रूह कांप गई। क्योंकि दोस्तों जब वो आदमी मेरी ओर बढ़ रहा था कि तभी उस आदमी का चेहरा अब बदलने लगा। उसका चेहरा खून से सना हुआ था और दांत यानी कि जबड़ा मुंह से बाहर लटका हुआ था। यानी कि उस आदमी को बहुत ही भयानक तरीके से चोट लगी हुई थी, जिस वजह से उस आदमी के भयावह चेहरे को देखकर मैं और भी ज़्यादा घबरा गया। इससे पहले वो आदमी मुझे कुछ करता कि तभी एक कुत्ता मुझ पर झपट पड़ा, जिस वजह से मेरी चीख निकल गई और मैं पसीने से लथपथ अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गया। उस वक्त मेरी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। मैंने झट से अपने कमरे की लाइट ऑन की तो मैंने अपने कमरे में चारों तरफ निगाहें घुमाते हुए देखा तो सब कुछ नॉर्मल था। वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे कि मेरे साथ कुछ डरावना हो। मैं समझ गया था कि ये मेरा एक सपना था। खैर कुछ देर शांत रहने के बाद मैं इस बार लाइट ऑन करके ही सोने की कोशिश करने लगा, पर अब मुझे बेचैनी के कारण नींद नहीं आ रही थी, जिस वजह से मेरी वो रात करवटें बदलते हुए कटी। फिर जब सुबह हुई तो मैं मिल चला गया और काम की धुन में मैं रात के सपने वाली घटना को भूल गया और अपने काम में मगन हो गया। मुझे रात को सपने तो आते, मगर मैं उन सभी बातों पर ध्यान नहीं देता और ऐसे ही काम करते ही मुझे लगभग 3 हफ्ते बीत गए। लेकिन दोस्तों ऐसे ही एक रात जब मुझे काम के चलते मील में थोड़ी देरी हो गई थी, जिस वजह से मुझे मील से कुछ दूर बनी मेन सड़क से एक बस मिली, जिसमें सवार होकर मैं पहुंचा रत्नागढ़ बस स्टैंड। जब घड़ी में समय देखा तो रात के 11:15 का समय हो रहा था। स्टैंड पर छाया सन्नाटा मेरे अंदर एक बेचैनी बना रहा था, जिस वजह से मेरे मन में थोड़े उल्टे सीधे विचार उमड़ने लगे। लेकिन मैं दबे पांव अपने घर की तरफ बढ़ने लगा, पर मुझे ये नहीं मालूम था कि आज का ये सन्नाटा मेरे लिए कुछ अलग ही रहस्य लिए बैठा है। दोस्तों जब मैं कुछ दूर बढ़ा तो मुझे कराहने की आवाज़ फिर से सुनाई दी, जिसे सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए। और जब मैंने अपनी गर्दन घुमाकर आसपास देखा तो उसी टूटे हुए खंभे के पास से वो आवाज़ आती हुई सुनाई दे रही थी। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं एक पल और रुककर उस आवाज़ को सुनूं। लिहाजा मैं फिर से आगे की तरफ बढ़ा और जैसी मैंने गहरी सांस ली कि तभी मुझे वही सामने चौराहे पर कोई बैठा हुआ दिखा, जिसकी कमर झुकी हुई थी। उसे देखते ही मेरे कदम एकदम से ठिठक गए और मैं वहीं पर फिर से रुक गया। लेकिन वो कराहने की आवाज़ अभी भी मुझे सुनाई दे रही थी और मैं समझ गया था कि ये आवाज़ कहीं और से नहीं, बल्कि सामने चौराहे पर जो कुछ भी था वो आवाज़ वहीं से आ रही है। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं आगे की तरफ बढ़ूं। इससे पहले मैं कुछ करता कि तभी चौराहे पर वो बैठा हुआ शख्स एकदम से उठा और फिर जैसे उसने अपना चेहरा मेरी तरफ किया कि मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दोस्तों जैसे उस शख्स ने अपना चेहरा मेरी तरफ किया तो मैं पहचान गया कि ये तो वही स्टैंड का भिखारी है, लेकिन इस बार इसका चेहरा अलग था, खून से सना हुआ और आंखें एकदम भयानक, जिन्हें देखते ही किसी की भी रूह कांप जाए। उस आदमी का वो भयानक चेहरा देखते ही मेरी पूरी रूह कपकपा गई और फिर पता नहीं क्या हुआ कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा पसर गया और मैं वहीं पर बेहोश हो गया। और फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं किसी के घर में था और जब मैंने उस आदमी से पूछा कि मैं यहाँ पर कैसे आया, तब जाकर उसने बताया कि रात में मैं बस स्टैंड के चौराहे के पास बेहोश पड़ा था। ये सुनते ही मुझे याद आ गया कि आखिर रात में मेरे साथ हुआ क्या था।
फिर उसके बाद मैं अपने कमरे पर लौट आया। लेकिन अब दिक्कत वाली बात ये थी कि मैं उस दिन के बाद से बीमार रहने लगा था। मेरे सपने में वही बूढ़ा शख्स एक भयानक चेहरा लिए मुझे दिखाई देता और अब मैं जब भी काम पर जाता तो मुझे ऐसा लगता कि मेरे आसपास कुछ है। और इसी तरह मैं धीरे धीरे बीमार रहने लगा। यहाँ तक कि मुझे अब काम करते करते काम पर भी चक्कर आ जाते और मैं नीचे गिर पड़ता। मैंने कई बार वहीं के एक क्लिनिक से दवाई भी ली, मगर दवाइयों का कोई असर ही नहीं होता। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे हुआ क्या है। और फिर ऐसे ही बीमार हालत में मेरे 2 महीने काम करते हुए गुजर गए। मेरी नई नई नौकरी लगी थी, जिस वजह से मुझे डर था कि कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए, इसलिए मैं काम पर लगा रहता। लेकिन एक बार जब मैं फिर से काम करते हुए बेहोश हो गया था तो मेरी आंख तब खुली जब मेरे सपने में एक भयानक चेहरा मुझे दिखा। और जब मैंने अपने आसपास देखा तो मेरे घर वाले मुझे घेरे हुए खड़े थे। यहाँ तक कि मेरी माँ की आंखें रो रो कर सूज गई थी और पापा सर पर हाथ रखे किसी गहरी चिंता में डूबे हुए थे। जैसे मेरी आंख खुली तो मेरी माँ मुझे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने किसी तरह अपनी माँ को शांत किया और घर वालों ने जब मुझसे मेरी बिगड़ती हालत के बारे में पूछा तो मैंने सारी बात विस्तार से उन्हें बताई कि मुझे एक भयानक सपना आता है जिसमें एक बूढ़ा आदमी होता है और उसका चेहरा भयानक रूप में दिखने लगता है और भी ना जाने क्या क्या। मेरी सभी बातें सुनने के बाद पापा को समझते देर नहीं लगी कि आखिर मेरी बिगड़ती हालत का कारण क्या है। पापा अगले शनिवार की सुबह ही मुझे शमशान घाट लेकर गए, जहाँ पर मुझे 2 चिताएं जलती हुई दिखी। मैंने पापा से पूछा भी कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। अभी मैंने इतना ही कहा था कि तभी एक बाबा जो केसरिया रंग के कपड़े पहने हुए थे वो इन चिताओं के पीछे से निकल कर आए, जिन्हें देखते ही पापा ने प्रणाम किया और उन्हें सारी बात बताई। पापा की बात सुनते ही बाबा उस चिता के पास गए और उस जलती हुई चिता से एक जलते हुए कोयले का अंगार हाथ में उठा लाए। उन बाबा को ऐसा करता देख मैं हैरान रह गया। तभी उन बाबा ने वो जलता हुआ अंगार मेरे मुंह में डाल दिया, जिस वजह से मेरी चीख निकल गई। लेकिन जैसी मेरी चीख निकली कि तभी एक काला सा धुआं मेरे मुंह से निकलता हुआ दिखा और फिर कुछ ही देर में वो गायब हो गया। मुझे दर्द तो बहुत हुआ, लेकिन कुछ देर के बाद मुझे जैसे जैसे आराम होता गया तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। तभी उन बाबा ने बताया कि इस पर एक प्रेत था जिसकी मौत बहुत ही दर्दनाक थी। आपके बेटे ने उसे छू लिया था और तभी से वो प्रेत इसके भीतर रहता है और धीरे धीरे इसके शरीर को सुखाने लगा। अगर तुम इसे यहाँ पर नहीं लेकर आते तो ये कुछ दिन के बाद मर जाता। लेकिन हाँ, अब डरने की कोई बात नहीं है। पर हाँ, 3 शनिवार तक शाम के वक्त 5 बतासे और एक लौंग का जोड़ा, थोड़ा सा सिंदूर शमशान की माता के नाम से शमशान घाट में बिना टोके चढ़ा देना। माता की कृपा इस पर बनी रहेगी। दोस्तों, उन बाबा के कहे अनुसार पापा ने वो सारी क्रियाएं की जो बाबा ने बताया था और तभी से मेरी तबीयत में भी सुधार होता चला गया। पर दोस्तों, मेरी वो नौकरी उस प्रेत की वजह से हमेशा के लिए छूट गई, जिस वजह से मैं आज सिर्फ खेतीबाड़ी का काम करता हूँ। लेकिन मुझे वो बात आज भी याद आ जाती है तो मेरी रातों की नींद उड़ जाती है। वो तो भला है उन बाबा का जिन्होंने मुझे उस प्रेत से बचा लिया, नहीं तो मैं आज जिंदा नहीं होता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और डरावनी भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।